औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। Now we continue the power generation class of 22nd lecture with these details. तो रज़ा साहब, कोई आपका अगर सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, हम उसे ले लेंगे, वरना हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। If you have any kind of question, please feel free to ask. I will answer your questions. Otherwise, we continue our session. I have no questions, sir. No question. Okay, ji, if you have no question, so now we are moving towards the next slide and discuss other scenarios as well. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैनअप जो यूनिट 1 है, कैनअप यूनिट 1, अब यूनिट 2 की इनॉग्रेशन हो चुकी है सितंबर 2020 में, और उसकी न्यूज़ भी मैंने आप लोगों से ग्रुप पे शेयर की थी। होपफुली आप सब लोगों को पता होगा। कुछ 1100 मेगावाट की सप्लाई देन अब कैनअप से हमें मिल रही है मज़ीद। तो वो एक अच्छा एक सिस्टम में अपडेशन और जेनेटिक कैपेसिटी बढ़ाने के नतीजे में हमें इस तरीके से चीज़ें हासिल हो रही हैं। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। द सेकंड, एक तो कैनअप में हमारी सबसे पहले टेक्नोलॉजी लगी। कैनअप में जो टेक्नोलॉजी लगी है, ये कैनेडियन प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है जनाब, ठीक है। तो कैनअप यूनिट 1 में लगी है। नंबर 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पाकिस्तान का था। नंबर 2 इज दैट द सेकंड यूनिट इन चश्मा 1। चश्मा 1 क्यों? क्योंकि चश्मा यूनिट 2 भी लग चुका है एक्सटेंशन के बाद, और चश्मा यूनिट 3 भी अब एक्सटेंड आई थिंक हो चुका है। और पूरे पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले करता है वो चश्मा पावर प्लांट है। चश्मा पावर प्लांट कंसिस्टेंट सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी की अपने एंड से, और जो वो वादा करता है वो पूरा कर रहा है, जो पंजाब में लगा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता देख कर आया हूँ, लेकिन मैंने इसका वो डैम और पूरा वो सब देखा है बाहर से ही। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है उनका। डैम भी है वहाँ पे, जो चश्मा डैम है, और चश्मा पावर प्लांट यूनिट 1 पे अपनी वो एटॉमिक रिएक्टर के जरिए भी इस बिजली पैदा कर रहे हैं इन द सिक्योरिटी सर्वेलेंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। इन चश्मा यूनिट 1 इन पंजाब 325 मेगावाट यानी 300 मेगावाट नेट वर्थ है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। वो जो थी टेक्नोलॉजी जो कैनअप में है वो PHWR की है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें पानी इस्तेमाल होता है आपका D2O का। और इसमें प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, इसमें पानी इस्तेमाल होता है आपका H2O। सप्लाइड बाय द चाइना's CNNC अंडर सेफगार्ड्स। तो चाइना की तरफ से हमें टेक्नोलॉजी की प्रोवाइड होने के बाद हमें इसकी फंक्शनलिटी मिली है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट वाज डिजाइन बाय शंघाई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, दैट इज SNERDI, शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ शंघाई न्यूक्लियर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें ये ओवरऑल डिजाइन और टेक्नोलॉजी मिली है। बेस्ड ऑन दी किन्शा 1, ये टेक्नोलॉजी बेस करती है किन्शा 1 में। इट स्टार्टअप इन मई 2000 एंड इट ऑल्सो नोज चश्नप यूनिट 1। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है चश्नप यूनिट 1। इसकी वैकेंसीज भी आती हैं और पंजाब साइड में है। जिस गांव में है ये कुंदिया के अंदर है, कुंदिया के अंदर पंजाब में। कुंदिया जंक्शन एक आता है मियाँ वाली से पहले, वहां पे आपको ये मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स
ट्विन यानी चश्मा यूनिट 2 जो है तो स्टार्ट इन दिसंबर 2005, यानी इसके इनॉग्रेशन ऑपरेशन होने के 5 साल बाद उसमें एक्सटेंशन हुई और चश्मा चश्मा यूनिट 2 फर्दर हमारे पास आया. इट इज रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ रुपीज इन पाकिस्तान 51.46 बिलियंस, दैट इज 860 मिलियन डॉलर्स. और ये जो है हम कर्ज लेके बनाते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास. विद द डॉलर ऑफ 350 मिलियन ऑफ दिस फाइनेंस बाय चाइना, जिनमें से 860 में से 350 हमें चाइना ने फाइनेंस की, और बाकी का फाइनेंस कहाँ से आता है हमारा? वर्ल्ड बैंक और दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक होते हैं वो लोन देते हैं बाकी इदारों को, तो बाकी का फाइनेंस हमें वहां से मिलता है. ये हम अपने पुराने एस्पेक्ट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. अ सेफगार्ड्स एग्रीमेंट, ये जो सेफगार्ड्स हैं आपको पता है कौन है ये हैं आपके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इदारे. एग्री विद द IAEA इंफ्रास्ट्रक्चर एटॉमिक एनर्जी बोर्ड टाइप का कुछ होता है, was signed in 2006 and grid connection is expected late in 2010 और in 2011. मतलब फर्दर जो 2006 में ये एग्रीमेंट साइन हो गया था, लेकिन इसके ग्रिड को कनेक्शन जो एक्सपेक्टेड लेट हुआ वो 2010 से 2011 तक वो आपके नेशनल ग्रिड में शामिल हुई, और चश्मा यूनिट 2 के जरिए जो बिजली पैदा हमारी हुई वो फिर उसमें शामिल हुई. लेकिन अब चश्मा यूनिट 3 भी तकरीबन ऑपरेशन में है और वो भी इंशाल्लाह फंक्शनल होने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा. इसकी न्यूज़ एक मेरे ख्याल में मैंने यहाँ देखी थी, चश्मा यूनिट 3 की एक्सटेंशन की. मैं यहाँ से शेयर करता चलूँ. यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में तो पूछ लीजिए, हम उसे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं. कैनअप यूनिट 3 भी है, जिस तरह कैनअप यूनिट 2 है हमारा, इस तरह कैनअप यूनिट 3 भी है जो कि अब लग रहा है. यूनिट 2 तो फंक्शनल हो गया, सप्लाई प्रोवाइड कर दी उसने, अब कैनअप यूनिट 3 के ऊपर भी काम हो रहा है. मेरे ख्याल में मैंने देखा था चश्नब यूनिट 3. इसकी न्यूज़ अगर कुछ हमें मिलती है तो हम इसे देखते हैं. कोई सवाल है किसी का यहाँ तक? नोमान मकसूद साहब, रजा, कोई भी सवाल नहीं है किसी का? पाकिस्तान चश्मा 3 इनाग्रेशन, और आई थिंक ये हो गई है. वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज़ के मुताबिक जो प्लांट है आई थिंक उसकी कैपेसिटी, इसके यूनिट ऑफ ऑपरेशन 4 हैं, यूनिट प्लांट जो है वो 1 है, यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन 1 मजीद है जो कि आई थिंक चौथा होगा. तो इसको देखते हैं हम जरा न्यूज़ को. अच्छा जी, जिस तरह यहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई भी है कि ये फोरम है वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज़ का, और उसके मुताबिक ये जो न्यूज़ है ये 2016 दिसंबर 28 की है, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे. उस वक्त यूनिट 3 2016 में इनॉग्रेट हो चुका था. ठीक है जी. तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि जैसे कि खबर के मुताबिक कि इनॉग्रेशन इसकी हुई है कंट्रीज फोर्थ रिएक्टर समझ रहे हैं. एक तो आपका कैनअप हो गया, एक आपके जो 2 थे वो कैनअप के यूनिट 2 हो गए, 3 हो गए, और चौथा जो यूनिट है वो ये वाला था. यूनिट 3 ऑफ द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पंजाब प्रोविंस, पंजाब के प्रोविंस के अंदर ये इनॉग्रेट हुआ है, और उसका जो गांव है वो कुदिया है. कंस्ट्रक्शन बिगन ऑन द चाइनीज डिजाइन इन CNP 300 के स्टैंडर्ड के साथ प्रेशराइज वाटर रिएक्टर के ऊपर बना है, और वो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर के ऊपर कैनअप के ऊपर काम होता है. वो टेक्नोलॉजी थी हमारी कनाडा की, कैनेडियन टेक्नोलॉजी थी. इन मार्च 2011 में द यूनिट अचीव फर्स्ट क्रिटिकली ऑन 3 of October and was connected to the grid on 5 October. The unit's output has since been gradually increased to 100%. On the December 7, China National Nuclear Corporation, that is CNNC, said Chashma 3 had completed
a 100 hours reliability demonstration test। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और बाकायदा इसकी न्यूज़ भी आई थी टेलीविजन पे। मेकिंग द एंड ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर द यूनिट। ये टेस्ट होता है जो कि हर एक न्यूक्लियर रिएक्टर को फुलफिल करना होता है, और कैनब उसमें बड़े एक अच्छे लेवल के ऊपर उसको फुलफिल किया उस स्टैंडर्ड को कैनप ने। कैनप थ्री, सॉरी चश्मा ने, चश्मा 3 इज वन ऑफ द 2 CNP, that is the China technology standards of 300 units begin built at the suit unit 4 which begins construction 9th month of the unit 3। अब इसके जो 9 मंथ के बाद, 9 महीने बाद ही हमारा चश्मा यूनिट 4 की इनॉग्रेशन, सॉरी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, और is currently undergoing commissioning and is expected to be connected to the grid during the first half of 2017। और आई थिंक वो अब हो चुका है जो चश्मा यूनिट 3 है। अब इसके मुताबिक यहाँ पे मजीद उन्होंने डेवलपमेंट बताई कि जो चश्मा साइट है आपकी, क्योंकि वहाँ एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पे पंजाब साइड का सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट वहाँ पे। ऑल्सो रेफर्ड एज टू चशनब कहते हैं उस जगह को, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट is already home to 2 Chinese supplied 300 megawatt PWRs in Unit 1, the commercial operation since 2000, and Unit 2. Since 2011, Pakistan also has a 125 megawatt Canadian supplied pressurized heavy water reactor जो कि लगा था कैनप में, कराची यूनिट 1 में, विच हैज़ बीन इन कमर्शियल ऑपरेशन सिंस 1972। और सबसे पहला न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का जो प्लांट न्यूक्लियर रिएक्टर का लगा था पाकिस्तान में, वो कैनप यूनिट 1 लगा था हॉक्स बे की तरफ, और वो अब तक सप्लाई दे रहा है, और उसकी जो कैपेसिटी है उस वक्त थी वो 125 मेगावाट, और अब जो है वो कम होके कुछ 75 रह गई है, 80 मेगावाट रह गई है। जो प्लांट कैपेसिटी 30 कंज्यूम की जाती है मेगावाट, और उसके बाद जो 50 मेगावाट 60 मेगावाट रह जाती है वो रेंस रिमेन नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड की जाती है। द 340 मेगावाट चश्मा 3, ये चश्मा 3 के यूनिट कैपेसिटी है 340 मेगावाट की यूनिट्स, इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द CNNC, दैट इज द चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन के ताउन से लगा, एंड द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, PAEC कहते हैं इसको, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इशूड टुडे, एंड दैट इज शरीफ डिस्क्राइब completion the unit of 3 is another milestone towards the eliminating load shedding in the country. As we all know, we are facing the problem of load shedding in many areas and units and the cities of Pakistan. So due to this problem, Mr. Sharif, the former Prime Minister of Pakistan, inaugurated Chashnam Unit 3 to boost up the supply and generation capacity of the country Pakistan. Also said he was confident that Unit 4 would enter operations before its target date of mid-2017. The Prime Minister noted that the country's target is 8,800 megawatt of nuclear power capacity in 2030. तो प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने उस वक्त ये बात एक भी स्टेटमेंट में कही थी कि 2030 के ख़त्म पे हम न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के ज़रिए 8,800 मेगावाट की जनरेशन भी कर सकेंगे। दिस इज़ द लास्ट अपडेटेड रिकॉर्ड न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर न्यूज़ ऑफ 8 of December, 28 of December 2016. So that's the main thing which I discussed with you guys about the Chashnab Unit 2 extension with 3, and now these days it comes to the Chashnab Unit 4. यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा, रिमाइंड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई सवाल है किसी का जनाब यहाँ तक? Anyone have any idea? Anyone have any kind of question, issue? Please feel free to ask. I will answer your questions, your queries. If you have no question, then we continue the session again. Should we continue? I think all over agree. So come to the next phase. पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है उसमें कराची है, कराची का कैनप यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अब अंडर कंस्ट्रक्शन पे आ गया है। उस वक्त कैपेसिटी इसकी 125 मेगावाट थी, 1966 में लगा, और ऑपरेशन जो था इसका 1972 में हो गया था तकरीबन, और इसमें 12 यूनिट बता रहे हैं उस पर लगे हुए थे।
चश्मा यूनिट 1 जो था उसमें टेक्नोलॉजी थी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, और इसमें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर लगा होगी टेक्नोलॉजी। ये कैनेडियन टेक्नोलॉजी है और ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है। 300 मेगावाट के ऊपर लगा, और दूसरा चश्नम यूनिट 2 जो है वो भी 300 मेगावाट के ऊपर लगा, जो कि टोटल ऑपरेटिंग कैपेसिटी इसकी हुई 425 मेगावाट, जो कि 2005 में इनॉग्रेट हुआ और ये 1993 में हुआ। एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल हो जाएगा 2014 तक, जो कि 15 में हो गया, और फिर 15 के 9 महीने बाद ही हमारा चश्नम यूनिट 3 की भी हो गई, और 2017 में वो हमारे 16 में सॉरी सिस्टम में 15-16 में आ गया। और अब चश्नम यूनिट 4 की एक्सटेंशन हो रही है, जो इंशाल्लाह वो भी हमें अचीव हो चुकी है। अब आगे चलते हैं हम इसमें लेके। एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट के? यूनिट कॉस्ट पर किलोवाट आवर इज लोअर देन दैट ऑफ फॉर कोल। कोल के मुकाबले में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के नतीजे में काफ़ी हद तक किलोवाट पर आवर के मुकाबले में कम होती है। इम्प्रूविंग दी कन्वेंशनल पावर प्लांट एफिशिएंसी, इसकी जो कन्वेंशनल पावर प्लांट एफिशिएंसी है वो जो हमारे दीगर पावर प्लांट है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। द बाय प्रोडक्ट्स आर यूजफुल, इसके बाय प्रोडक्ट्स जो है वो यूजफुल होते हैं। इसमें क्या क्या बनता है बाय प्रोडक्ट? बैरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, और वो दीगर प्रोसेस में इस्तेमाल होकर हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फर्दर पूरा भी करता है। स्पेशल केस क्या है? द अ पावर प्लांट में हैव इट्स मेन पर्पस टू प्रोड्यूस प्लूटोनियम। पावर प्लांट का मेन पर्पस है कि प्लूटोनियम को वो प्रोड्यूस कर सके। एंड बाय प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन पावर जनरेशन प्लांट्स, और पावर जनरेशन के लिए बाय प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सके। डिसएडवांटेज क्या है जी न्यूक्लियर पावर प्लांट का? प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट का फ्यूल आपका ख़त्म हो जाता है तो उसका वेस्ट बचता है। उस वेस्ट को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, जिसका सोल्यूशन अब तक तो यही निकला है कि उसको उस तापकारी मवाद को जो कि इस्तेमाल हो चुका है आप एक लेड के कंटेनर में फिल करें, और उसको लेड के कंटेनर में फिल करके आप जो है वो कहीं ज़मीन ज़ेरे ज़मीन में गहराई में दबा दें उसको। तो ये उसका सेफ साइड एक डिस्पोजल तरीका है जो इस्तेमाल हो रहा है। तो 12 से ये कोई बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है ये। वेपन्स प्रोडक्शन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इससे जो वेपन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इस्तेमाल होता है एटॉमिक बॉम्ब के लिए, वो डिस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट का उससे कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं इसके? इकोनॉमिक रीजंस की बात करें तो ये आपको थोड़ा महंगा बैठता है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिसिटी आपको सस्ती पड़ती है। पब्लिक ओपिनियन एंड अनसर्टेन सेफ्टी, पब्लिक ओपिनियन यही है इसके बारे में कि भाई फटफटा गया, ये ख़राब हो गया, धमाके से उड़ गया तो शहर में ताबकारी शुआएँ फैल जाएंगी, सबको स्किन कैंसर और स्किन डिजीज़ फैल जाएंगी और सब लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये पब्लिक ओपिनियन है इसके बारे में, और इंटरनेशनल कोर्ट्स की भी रिजर्वेशन इसके बारे में यही है। इसीलिए बहुत सारे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी है वो शहरों में कसीर तादाद में नहीं लग पाती। एंड अनसर्टेन सेफ्टी, इसमें सेफ्टी कभी कभी अनसर्टेन रिक्वायर्ड होती है। न्यूक्लियर फ्यूल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर फ्यूल की जो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका न्यूक्लियर फ्यूल आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो किसी दुश्मन के हाथ लग जाए या मतलब उसकी मुखबरी हो जाए, चोरी हो जाए, तो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और इंडिया में ये काफ़ी मर्तबा हो चुका है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और रास्ते में इंडिया में आते हुए ही कहीं से चोरी हो गया वो। ये बाकायदा एक इंटरनेशनल न्यूज़ थी, इसको कवर्स किया गया था नेशनल मीडिया के ज़रिए से, लेकिन हमारे सामने इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं आई, लेकिन ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी 2015-16 की। और इस तरह से इसीलिए बहुत सारी रिजर्वेशन थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की इंडिया के ऊपर कि वो जो एक सेफ्टी सर्वेलेंस सिक्योरिटी का पूरा डिपार्टमेंट है वो उनका बहुत बेहतर नहीं है। लेकिन इस तरह की कोई भी न्यूज़ पाकिस्तान की अब तक आपने सुनने में नहीं आई होगी आपको। फर्दर ये बेसिक इसकी थ्योरी है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें थ्योरी क्या है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड इसकी वो है। तो ये कुछ हमारे ख़ास मतलब की नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है ये मैंने बता दिया था इसकी तस्वीर से, और वो सब चीज़ें प्रोड्यूस कैसे होती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियर फ्यूल आपका क्या होता है? यूरेनियम है,
सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी मैंने डिस्कस कर दी अपने प्रीवियस 3 सेशन में, क्या होती है वो, उसको भी अच्छी तरह आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा उसे। तो न्यूक्लियर जो फिजन है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, देखें एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में इंसर्ट हुआ, 235 से 236 हो गया, और इसमें अनवेयर्डनेस आ गई, अनस्टेबल हो गया ये, और उसके नतीजे में ये इस तरह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है जिसके जरिए से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 3 पिगमेंट्स, 3 न्यूट्रॉन मजीद बनते हैं, जैसे यहाँ एक आया ना, इस तरह एक न्यूट्रॉन के नतीजे में 3 न्यूट्रॉन एक एटॉमिक रिएक्शन से हमें हासिल होता है। इस तरह के बेहिसाब रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद, और 2 हमारे बाय प्रोडक्ट पिगमेंट्स पैदा होते हैं, इनको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, सॉरी फ्रेगमेंट्स, पिगमेंट्स कह रहा था, फ्रेगमेंट्स हैं फिजन चेन रिएक्शन में, जिन्हें बैरियम और क्रिप्टॉन कहते हैं, और ये फिर हमारे बाय प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। फिजन के बारे में फर्दर डिटेल है कि आप एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में डालते हैं, उससे पिगमेंट्स 2 बनते हैं, फर्दर 3 न्यूट्रॉन मजीद रिएक्शंस को जन्म देते हैं और चेन रिएक्शन पैदा हो जाता है उससे, और फिर ये हर एक इनमें से 3 न्यूट्रॉन पैदा करेगा, तो वो हो गए 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, और फिर 27 से ये क्वांटिटी बढ़ती जाती है और चेन रिएक्शन आपका कंटिन्यू हो जाता है। तो इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, और ये न्यूट्रॉन के ज़रिए से कंट्रोल हो सकता है। यहाँ बताया भी गया है पूरा प्रोसेस, और उसको मैंने मज़ीद अपने 2 लेक्चर्स में समराइज़ भी किया था कि किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये फर्दर इसमें अमेरिकल्स हैं और फर्टिलाइज़र और दीगर चीज़ें हैं, फ्यूजन वगैरह। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। तो उसमें अगर आप देखें तो ये न्यूट्रॉन है, यूरेनियम में इंसर्ट हुआ, इससे फिर ये ब्लास्ट होता है, एक न्यूक्लियर फिजनिंग पैदा होती है इससे, और ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ 10 लाखवें सेकंड में ये काम होता है, यानी 1 लाख के अगर 1 सेकंड के 10 लाख हिस्से किए जाएं तो उसके कलील वक्त में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फुलफिल हो जाता है। तो इसीलिए इसे इस कलील टाइम में कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसमें फिजन फ्रेगमेंट्स हैं, वो पैदा होते हैं, फ्रेगमेंट्स ये हैं 2, ये यूरेनियम न्यूट्रॉन है आपके, और ये गामा रेडिएशन यहाँ से प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी ये इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं। तो फिजल यूरेनियम जो आपका होता है वो 235 है, और इससे ये चीज़ें पैदा होती हैं, और उसमें इतनी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, क्योंकि यूरेनियम एक जैसा नहीं होता, यूरेनियम की बहुत सारी टाइप्स हैं, फिजल यूरेनियम और फर्टाइल यूरेनियम। तो जो आपका नॉन फीजनेबल होता है वो 238 होता है, और फीजनेबल जो होता है वो 235 होता है। तो इन 2 तरीकों से यूरेनियम हमें हासिल होता है, और इन 2 तरीकों के यूरेनियम को हम हासिल करते हैं। प्लूटोनियम जो है वो 240 होता है, हाउएवर इट इज़ अगेन फर्टाइल मटेरियल, इफ द कैप्चर ऑफ सेकंड न्यूट्रॉन इट विल बिकम प्लूटोनियम 241, मतलब एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड होगा प्लूटोनियम में तो ये अनस्टेबल होगा, और इससे फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा विच इज़ फिजल मटेरियल। उसके बाद यूरेनियम पढ़ लिया, प्लूटोनियम पढ़ लिया हमने, और यूरेनियम की भी 2 टाइप्स होती हैं, फर्टाइल नॉन फर्टाइल वाली। इसके बाद हमारा एक और सब्सटेंस होता है जिसका नाम है जी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। इसका नाम है थोरियम। थोरियम इस्तेमाल जो कि 232 है, और ये भी हमारा एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड किया जाता है थोरियम में, थोरियम फिर 233 बनता है, और उससे हमारे 2 फ्रेगमेंट्स बनते हैं। इन फ्रेगमेंट्स बनने बाद हमारे 3 न्यूट्रॉन इससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, और चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है थोरियम के ज़रिए से। फ्यूजन प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है उसमें, कि फ्यूजन की वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, फ्यूजन ब्लास्ट की वीडियो है बड़ी ज़बरदस्त, साउंड इफेक्ट तो इतना ख़तरनाक है फ्यूजन के ब्लास्ट की कि आप दंग रह जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियो है, लिख के सर्च करिएगा कभी। फ्यूजन के बारे में मैंने बता दिया था, फ्यूजन हमारा मकसद नहीं है इसलिए मैंने फ्यूजन के बारे में नहीं बताया। ये यूरेनियम है जनाब, इस तरह का होता है यूरेनियम 234 में, यूरेनियम 235 में, यूरेनियम जो है 238
8 में। ये इसके मास नंबर है और ये इसके एटॉमिक नंबर। तो ये यूरेनियम इस लेवल में 3 किस्म का हमें आइसोटोपिक वे में मिलता है, ठीक है। ये इसका ड्यूट्रियम है, ये इसका प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम और आइसोटोप्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऑफ यूरेनियम कहलाते हैं ये। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, यूरेनियम के बाद जो फर्दर है हमारा वो है ओर। नेचुरल यूरेनियम ओर जो आपका होता है, ओर के जरिए मतलब इस सूरत हाल में होता है, इसको इनरिचमेंट की जाती है, इसको फ्यूम से बनाया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी में से इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की होती है। इनरिचमेंट जो है, इनरिचमेंट की मैं बात करता हूँ, ये अभी आ ही गया है। इनरिचमेंट का मतलब ये है कि उसको रिफाइन करते हैं, शेप में बनाते हैं और इसकी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जाती है ताकि ये रिफाइन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है ना। उन पर्पस के लिए हमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यूरेनियम इनरिचमेंट जो है एक बेसिक साइंस है। यूरेनियम ओर की सूरत में तो ऐसे मिलता है आपको, लेकिन यूरेनियम को आपने इनरिचमेंट की जाती है। उसकी इनरिचमेंट में बता रहा था कि इनरिचमेंट इज द काइंड ऑफ यूरेनियम इन विच the percentage composition of uranium is 235 has been increased through process of isotopes separation. Natural uranium is 99 point this way and 238 isotope with 235 only constituting about 0.711% of its weight. तो इनरिचमेंट का जो तरीका होता है, फ्यूल बुलेट बनाई जाती हैं। फ्यूल बुलेट जो है जिसको इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम के लेवल पे एज अ फ्यूल के तौर पे, और देन वो उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। तो यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी का नाम है जो पाकिस्तान में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो इस्तेमाल होती है। और जिस तरह रजा साहब ने बताया, उसके बाद अमेरिका ने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया या कॉपी किया या पाकिस्तान से लिया, तो वो यूरेनियम इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी थी जो लेटेस्ट थी और वो अब तक इस्तेमाल हो रही है हमारे सिस्टम्स में। और इस बेसिस के ऊपर ही न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी काम करती है। यूरेनियम इनरिचमेंट यूरेनियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी इसके फ्यूम्स बनाए जाते हैं और उसको फर्दर इस्तेमाल किया जाता है। और ये हैं इसकी वो रॉड्स जिसके ज़रिए से ये चीज़ जाती है। तो ये आपके क्लैड्स हो गए, न्यूक्लियर फ्यूल प्लेट्स हो गई। वो जो गोलियां बनाई जाती हैं वो फर्दर यहाँ पे इंस्टॉल की जाती हैं, ठीक है। वो जो गोलियां बनाई हैं ओर के ज़रिए यूरेनियम की, तो वो न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट को आप यहाँ पे बुलेट वाली यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट्स, पैलेट्स कौन सी थी, ये गोलियों की सूरत में ये यहाँ पे लोड की जाती हैं इनके अंदर। तो ये क्लैड्स आती हैं, इसमें फ्यूल रॉड्स होती हैं इन्हें कहते हैं, और गाइड ट्यूब कहते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट ट्यूब्स होती हैं। इनके ज़रिए से न्यूक्लियर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर ये फर्दर प्लूटोनियम के बारे में हमने पढ़ा था, यूरेनियम के बारे में पढ़ा था। चेन रिएक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसे कंट्रोलेबल में बनाते हैं। आइंस्टाइन का लॉ क्या था, ये कुछ खास नहीं है, जनरेशन में हम ये नहीं पढ़ेंगे। एनर्जी मास, मास एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होती है, आइंस्टाइन ने हमें बताया था इसके हवाले से। न्यूक्लियर रिएक्टर इज एन apparatus in which heat is produced due to the nuclear fission chain reaction। उस हीट के नतीजे में पानी को हम लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम बनाते हैं, स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम बनाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। और ये पूरी उसकी साइंस होती है। लेआउट एग्जाम्पल की क्या है, ये पूरी वो है, माइन्यूट है, इसलिए इसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। प्लांट स्ट्रक्चर में क्या होता है जी, कंटेनमेंट होती है, बिल्डिंग, टरबाइन बिल्डिंग, उसके बाद ऑक्सिलरी बिल्डिंग, कूलिंग टावर्स, ये उसके फेजेस हैं, ये उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी है। लेट से स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये पूरा स्टील स्ट्रक्चर है कैनप का। ये कैनप के हवाले से मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी है, ये देख रहे हैं, ये कैनप, कैनप, ये चिमनी और ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह बिठाया जा रहा है क्रेन के ज़रिए से। तो ये कैनप 1100 मेगावाट रिएक्टर यूनिट्स बीइंग एडेड इन कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान, क्रेडिट CNCC, ये है आपकी चाइना न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के ताउन से हम ये लगा रहे हैं। न्यूज़ कब की है ये,
कब की न्यूज़ है भाई ये? वैसे ही पुरानी नहीं है ये, इस नवंबर की ही न्यूज़ है, सॉरी दिसंबर की न्यूज़ है। तो इस दिसंबर की ही न्यूज़ है, लेकिन हैरान कौन बात है, डेट क्यों नहीं लिखी हुई? यूनिट 2 2015 में इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन फंक्शनल जो है वो अभी हुआ है। और यूनिट 3 जो है वो 16 में होना था, लेकिन वो भी लेट हो गया है। ये देखें इसके अंदर से जो स्ट्रक्चर है, ये वो रॉड्स लगाना, और ये पूरी इसमें साइक्लिक प्रोसेस पूरा अंदर होता है, और कंट्रोल रॉड इसमें अंदर डील होती है ये इस तरह से। और ये पूरा एटॉमिक रिएक्टर है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है, और आपको नॉर्मल हीट एनर्जी मिल रही होती है। तो ये इसके फ्यूल्स हैं जो इसमें इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इनसाइड द पिक्चर्स हैं कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2, और वही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। इवन ये सिर्फ बनने में ही कई साल लगे हैं, 5 साल में पूरा ये तैयार हुआ है, कराची यूनिट 2, कनप यूनिट 2। और इसमें बड़ी फाउंडेशंस बनाई जाती हैं, इनको क्रेन के हवाले से सब चीज़ें बिठाई जाती हैं, और ये एक डिटेल प्रोसेस है। जो मेजर पार्ट्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल होता है आपका, इट्स अप टू यू। प्लूटोनियम यूज़ कर लें, थेरॉइड यूज़ कर लें, यूरेनियम यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। न्यूक्लियर फ्यूल के बाद आपका मॉडरेटर है, कंट्रोल रॉड है, रिफ्लेक्टर है, रिएक्टर वीजल है, बायोलॉजिकल शील्डिंग, कूलेंट, रिएक्टर कोर। न्यूक्लियर फ्यूल जो आपका है वो हमने डिस्कस किया, अगर यूरेनियम ये इस्तेमाल करें या ये इस्तेमाल करें, ये जो 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में यूरेनियम दिया जाता है वो यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, और ये पीयू आपका प्लूटोनियम इस मास नंबर के साथ है। न्यूक्लियर फ्यूल शुड बी इनएक्सपेंसिव है, बहुत महंगा नहीं है, ऑपरेशन हाई टेम्परेचर है इसका, रेजिस्टेंट रेडिएशन डैमेज है। न्यूक्लियर फ्यूल में आइदर वन ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड UO2 जिसे बेटल सेरेमिक भी कहते हैं, और यूरेनियम कार्बाइड जिसे यूसी यानी ब्लैक एंड सेरेमिक भी कहा जाता है। ये फ्यूल प्लेट्स कैसे बनाई जाती हैं? इनरिचमेंट यूरेनियम इनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी के जरिए इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इस बुलेट फॉर्म में, और इसको पैलेट की फॉर्म में इंसर्ट करके आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से इसको लोड करके गन्स की सूरत, गन्स तो नहीं डायरेक्टली प्लेट्स हैं, घुलती जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं, और फिर ये इस तरीके से फॉर्म बनती हैं इस सूरत हाल में, ठीक है, पैलेट्स बनने के बाद। 2 मॉडरेटर्स हैं, उसके बाद ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर उन्हें कहते हैं जो आपके न्यूक्लियर फ्यूल को, ग्रेफाइड मॉडरेटर रिएक्टर होते हैं, इनमें रॉड्स होती हैं, ये इंसर्ट होती हैं, और न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब करती हैं, जो नंबर 2 मॉडरेटर कहलाती हैं, जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोलेबल बनाती हैं। मॉडरेटर उसका नाम है, मॉडरेटर मतलब मॉडरेट करना, कंट्रोल करना। तो ग्रेफाइट की होती है, हैवी वाटर होता है, और बैरियम उसमें होता है। कंट्रोल रॉड्स वो वही मैंने बताई अभी आपको, मॉडरेटर ही कहते हैं। रिफ्लेक्टर्स आपके होते हैं इसमें ग्रेफाइट के बने हुए। रिएक्टर वीजल क्या होती है? ये वीजल है इसका, ठीक है, जिससे पानी फराहम किया जाता है प्रेशर के साथ। रिएक्टर का जो कोर होता है वो आपका बना हुआ होता है, उसकी डिटेल है यहाँ पर। कूलेंट क्या होता है जनाब? पानी को ठंडा करता है, और फर्दर उसको साइक्लिक प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए इसको कूलेंट को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी गर्म होता है। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो आपका होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि वाटर को प्रेशराइज वे में फ्लोट किया जाए पंप के ज़रिए से। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में फर्दर रिएक्टर है, और स्टीम जनरेटर है, पंप, ये फर्दर उसका साइक्लिक प्रोसेस है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर फर्दर इनसाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इनसाइड टेक्नोलॉजी है, ये हॉक्सवे पे लगा हुआ है आपका कैनप यूनिट 1, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका ये फर्दर उसकी एक्सटेंशन और पार्ट्स हैं उसमें। आउटसाइड नॉर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट आउटसाइड इस तरह से नज़र आता है, और अगर आपने उसे कंट्रोल वे में नहीं बनाया तो आउटसाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट फिर आपका, अगर आपने कंट्रोलेबल नहीं किया उसे, तो वो ये बन जाएगा, वो जो तबाही पैदा कर देता है। इसीलिए उसको कंट्रोल वे में बनाना ज़रूरी है, और कंट्रोल होना उसका ज़रूरी है। समझ रहे हैं ये साइक्लिक प्रोसेस क्या था?
न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह फुलफिल होता है पार्ट्स के बिहाफ पे, कंटेनमेंट, स्ट्रक्चर, कंट्रोल रॉड्स, ये सारी चीज़ें वन बाय वन काम करती हैं। तो जब आपको फ्यूल यहाँ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आपकी जो हीट निकलती है वो पानी को भाप में तब्दील कर देती है। और ये एक पाइप नहीं, बेहिसाब पाइप होते हैं जिनमें पानी फ्लोट कर रहा होता है और इसमें से स्टीम बनती है, जो कि स्टीम आपकी यहाँ से यहाँ पे दाखिल होती है। तो ये स्टीम का कमाल है सारा, जो आपके एक रोल प्ले करती है उसमें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से वो स्टीम बनी, स्टीम फिर यहाँ पे आती है, ठीक है। स्टीम यहाँ पे आ गई और यहाँ से स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम बना के टरबाइन में डाला जाता है। ये स्टीम बनती है, स्टीम एक्सट्रैक्ट होती है यहाँ से और वो देन यहाँ से फ्लोट करके टरबाइन में आती है यहाँ पे। अच्छा जी, फिर टरबाइन रन होती है। जब स्टीम यहाँ पे आती है तो उससे पानी जमा हो जाता है, उस पानी को लेके दोबारा पंप करके आप यहाँ लेते हैं। वैसे तो कूलेंट में डाला जाता है, कूलेंट से पानी ठंडा होता है, फिर दोबारा सर्कुलेट होता है, पंप के जरिए से यहाँ प्रोवाइड किया जाता है और वो दोबारा बुखारात में तब्दील होके भाप बनता है और वो सारा काम होता है। तो पानी जो यहाँ से आता है उसको कूलेंट के जरिए ठंडा करके पंप करके दोबारा वापस यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। और नया पानी लाने के लिए इसको दरिया या समंदर के किनारे वहाँ से पानी लिया जाता है। ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। फिर यहाँ से वो पंप होता है कंडेंसर के जरिए से पानी, जो कंडेंसर में पानी ठंडा होता है और कूल वाटर फिर पंप के जरिए से आगे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी नामियाती मुरक्कबात की गैसेस होती हैं, फजूल गैसेस का खराज होता है, टॉक्सिक किस्म के गैसेस हैं, उनका खराज चिमनी के ज़रिए से एयर में किया जाता है ताकि वो टॉक्सिक ना हो और उनको फिल्टर करके आगे प्रिवेंट किया जाता है। उसके बाद जो फर्दर है, शहजाद साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें। एट दी एंड में आपकी टरबाइन जो है, टरबाइन वो कनेक्ट होती है, कपल होती है आपकी जनरेटर के ज़रिए से। और जनरेटर ये आपका कपलिंग जनरेटर है, पूरा सेट ऑफ कपलिंग जनरेटर, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होके आपके ट्रांसफार्मर को जाती है। समझ रहे हैं? यहाँ वो सिस्टम प्रोसेस हुआ, स्टीम आई, फर्दर जनरेटर, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन एंड देन यूज़र को मिलती है। न्यूक्लियर फिजन, ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर। अच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं है, जो मैंने समझाई हैं बताई हैं वही इंपॉर्टेंट है उसमें। न्यूक्लियर पावर प्लांट फर्दर इस तरह से भी होते हैं। फिर वो इनसाइड दी स्ट्रक्चर हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स से मैकेनिज्म्स हैं। ये हमने 143 स्लाइड्स पूरी कर ली हैं आज, लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो समझाई गई हैं, जिन पर मैंने टाइम लगाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं जो कि आउट ऑफ दैट मटेरियल की हैं। तो यहाँ तक अपने सेशन को मैं एंड करूँगा और देन क्वेश्चन आंसर सेशन पे आऊँगा। जनाब शहजाद अली साहब, अगर कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं सवाल का जवाब दे दूँगा। अच्छा जी, तो कोई सजेशन इस मेरे हवाले से जो आपको लगता है कि मैं इसे और मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँगा और बता सकूँगा, तो ज़रूर बताएं कि इसके ज़रिए से मैं स्टूडेंट को और अच्छी तरह से बता सकूँ। कोई सजेशन अगर मेरे लायक है तो बताइए। नहीं सर, और आज सेशन में तो जहाँ तक मैंने लिया है तो सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा है सर, काफ़ी हद तक क्लियर किया है सर। ये हमारे 4 सेशन थे आज के लेक्चर के, 19 से लेके मैंने 19, 20, 21, 22 लेक्चर कराए हैं न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर और किस तरह न्यूक्लियर एटॉमिक रिएक्टर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये लेक्चर्स 1-2 बार मज़ीद पढ़ लीजिएगा ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट जो हैं, क्योंकि मैंने तफसीलन बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और इसमें जो रियलिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स हैं इंटरनेट से लेके कैनब, चशनब, कैनब यूनिट 2, चशनब यूनिट 1, 2, 3, 4 के बारे में बताया है और कैनब यूनिट 3 के बारे में मैंने चीज़ें बताई हैं। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह देखें, क्योंकि हम इसको सिर्फ कोर्स के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम इसमें इम्प्लीमेंटेड लेवल तक, ये जहाँ प्लांट इंस्टॉल हैं वहाँ के मुताबिक भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जी सर, बिल्कुल आपने अभी बिल्कुल रियल सिनेरियो के साथ ही डिफाइन किया, जैसे सर उसका आप कैनप का भी बता रहे थे सर, वो जो पावर प्लांट को आप वो कर रहे थे, जी जी, तो आपने सारी डिटेल वही बताई सर, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो के साथ सर। जी ये अच्छी चीज़ है। चलें, आप ये सारी चीज़ें याद हैं आपको। ये 2 स्लाइड मजीद रह गई हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज से करके फिर इसको एंड करते हैं। 2 मिनट रह गए हैं बस। एडवांटेजेस है न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉस्ट अबव
the same coal, and so it's not expensive to make. महंगा नहीं होता, does not produce smoke, धुआं नहीं उड़ता इससे, या कार्बन डाइऑक्साइड इससे नहीं होती, इससे कार्बन एमिशन नहीं होता. जी सर. So it does not contribute to green house effect, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करता, यानी कार्बन इमिशन ज्यादा नहीं करता. प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, यानी छोटे से फ्यूल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इससे पैदा हो सकती है. एंड सो चीपर लॉजिस्टिक्स, इसको तब्दील मतलब इसमें ट्रांसपोर्टेशन और दीगर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो आसानी से हो सकती हैं. प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट, इसमें वेस्ट बहुत कम होता है. और दूसरी बात, न्यूक्लियर पावर इज़ रिलायबल, अगर इसमें सेफ्टी मेंटेन की जाए. डिसएडवांटेज क्या है, ऑल्दो नॉट मच वेस्ट इन प्रोड्यूस, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो. लेकिन कंट्रोलेबल है, दुनिया चला रही है तो कंट्रोलेबल है, सेफ भी है. इट मस्ट बी सील्ड अप एंड buried for many thousands of years to allow the radioactivity to die away. For all time, it must be kept safe for earthquakes, flooding, terrorist and everything else. It is difficult. Nuclear power is reliable, but a lot of money has to be spent on safety. If it is not done wrong, nuclear accident can be major disease. People are increasingly concerned about this. In the 1990s, nuclear power was the fastest growing source of power in much world. In 2005, it was the second slow